स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है अफ्रीका में साम्राज्यवाद। यूरोप के अनेक देशों में अफ्रीका में उपनिवेश स्थापित किए। आधुनिक साम्राज्यवाद की छीना झपटी में सबसे बुरी स्थिति अफ्रीका की हुई। इसमें खोजकारों, व्यापारियों, प्रचारकों तथा विभिन्न देशों की सरकारों ने मिलकर भाग लिया। लंबे समय से अफ्रीका के संबंध में यूरोपीय देशों के लोगों को बहुत कम ज्ञान था, इसलिए अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहा जाता था। 19वीं सदी में ग्रांट, स्पेक, बेकर, लिविंगस्टोन और स्टैनले आदि यूरोपीय खोजकारों ने अपने जीवन को खतरे में डालकर अफ्रीका के विभिन्न भागों की खोज की। नील, नाइजर, कांगो, जम्बेजी नामक नदियों के मार्गों का पता लगाया। स्टैनली ने अपनी खोजों के संबंध में अनेक पुस्तकें प्रकाशित की, जिनसे यूरोपीय लोगों को अफ्रीका के संबंध में ज्ञान प्राप्त हुआ। एक है हाउ आई फाउंड लिविंगस्टोन, दूसरी थ्रू द डार्क कॉन्टिनेंट। अब खोजकारों द्वारा अफ्रीका के विभिन्न भागों की खोजों के फलस्वरूप अफ्रीकी प्रदेशों में उपनिवेश प्राप्त करने के लिए जोर शोर से प्रचार होने लगा। 1869 ईस्वी में स्वेज नहर के खुल जाने से यूरोप से पूर्व की ओर जाने के लिए बहुत छोटा समुद्री मार्ग मिल गया, जिसके फलस्वरूप यूरोपीय शक्तियों की उत्तरी अफ्रीका में रुचि अधिक बढ़ गई। 1878 ईस्वी के बाद यूरोपीय शक्तियों में अफ्रीका में अधिक से अधिक उपनिवेश प्राप्त करने के लिए संघर्ष चल पड़ा। इससे पहले यूरोपीय शक्तियों का अफ्रीका के कुछ बिखरे हुए प्रदेशों पर ही अधिकार था। 19वीं सदी से पहले यूरोपवासी अफ्रीका के मिस्र, अल्जीरिया, ट्यूनिस, मोरक्को तथा आसान द्वीप के बारे में जानते थे। वास्को डी गामा के समुद्री मार्ग द्वारा भारत के खोज के बाद आसान द्वीप व मेडागास्कर की भूमिका बढ़ रही थी। अफ्रीका के तटीय क्षेत्रों के जानकारी लेने के बारे में यूरोपियों ने 1800 ईस्वी के बाद ध्यान दिया। 1830 ईस्वी में फ्रांस ने अल्जीरिया के उत्तरी क्षेत्र पर अपना अधिकार जमाया। 1840 ईस्वी में डॉक्टर लिविंगस्टोन नामक एक ईसाई धर्म प्रचारक ने आसान द्वीप से दक्षिणी अफ्रीका में घुसने में सफलता पाई। उसने केप कॉलोनी, जो आसान द्वीप के आसपास का क्षेत्र था, के धर्म प्रचार के लिए चुना। 1843 ईस्वी में अंग्रेज उसकी मदद से इस पर अधिकार करने में सफल रहे। नटाल पर अधिकार किया। पहला है बेल्जियम के अफ्रीका में उपनिवेश। कांगो में उपनिवेश स्थापित करने की योजना बेल्जियम के सम्राट लियोपोल्ड द्वितीय के मस्तिष्क की उपज थी। 1875 क्षेत्र में हेनरी मार्टिन स्टैनले ने इस क्षेत्र की महत्ता के बारे में लियोपोल्ड द्वितीय को बताया था। उसने 1836 ईस्वी में बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में विश्व प्रसिद्ध भूगोल शास्त्रियों का सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन में मध्य अफ्रीका की खोज एवं सभ्यता के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय अफ्रीकी संघ की स्थापना की गई। इस संघ का अध्यक्ष लियोपोल्ड द्वितीय को बनाया गया, जो बेल्जियम का सम्राट था। 1878 ईस्वी में लियोपोल्ड द्वितीय ने स्टैनले के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय कांगो संघ की स्थापना की। 1879-80 में स्टैनले ने इस संघ की ओर से कांगो प्रदेश के सरदारों के साथ कुछ संधियां की, जिनके फलस्वरूप कांगो स्वतंत्र राज्य अस्तित्व में आया। इसकी प्राप्ति के लिए बेल्जियम के सम्राट ने सारा खर्च किया था, इसलिए यह उपनिवेश उसकी व्यक्तिगत संपत्ति बन गई। अन्य यूरोपीय देशों को लियोपोल्ड द्वितीय से ईर्ष्या तो हुई, मगर वे उसका विरोध नहीं कर सके। लियोपोल्ड द्वितीय एक चतुर कूटनीतिज्ञ व कुशल राजनीतिज्ञ था। बेल्जियम सही अर्थों में पहला देश था जिसने अफ्रीका के आंतरिक हिस्सों पर नियंत्रण जमाया। बेल्जियम इस बारे में सोचने वाला पहला देश था कि जिस क्षेत्र पर मेरा अधिकार है वहाँ कोई अन्य देश न आए। लियोपोल्ड की सफलता से प्रोत्साहित होकर लगभग सभी मुख्य यूरोपीय देश अफ्रीका पहुँच गए। इससे इस बात का खतरा होने लगा कि इन देशों में टकराव हो सकता है। इस समस्या के समाधान के लिए बिस्मार्क के नेतृत्व में नवंबर 1884 से फरवरी 1885 ईस्वी के बीच बर्लिन में एक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में स्विट्जरलैंड को छोड़कर यूरोप के सभी देश तथा अमेरिका व जापान के प्रतिनिधि भी शामिल थे। इस सम्मेलन में कांगो तथा अफ्रीका संबंधी अन्य समस्याओं पर वाद विवाद हुआ तथा एक आचार संहिता बनाई गई, जिसे बर्लिन एक्ट के नाम से जाना जाता है। इस एक्ट के अनुसार कांगो फ्री स्टेट को मान्यता दे दी गई। इस पर अंतर्राष्ट्रीय अफ्रीकन सभा का अधिकार मान लिया गया। कांगो घाटी में सभी यूरोपीय देशों को व्यापार करने तथा उसमें नौचालन की स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई। कांगो के क्षेत्र में किसी भी शक्ति को विशेष अधिकार प्रदान नहीं किए गए। कांगो नदी में यातायात तथा व्यापार संबंधी नियमों की पालना के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय आयोग गठित कर दिया गया। नाइजर नदी के ऊपरी भाग पर ब्रिटेन और निचले भाग पर फ्रांस का अधिकार मान लिया गया। दास व्यापार को बंद करने का निर्णय लिया गया। इस एक्ट के अनुसार अफ्रीका में कोई भी साम्राज्यवादी देश अपने उपनिवेश स्थापित कर सकेगा। सभी देशों के लोगों से समान कर लेने, यात्रियों और प्रचारकों के जीवन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था की गई।
इस सम्मेलन के बाद भी लियोपोल्ड द्वितीय का कांगो में अधिकार स्थापित रहा। 1908 में इसकी मृत्यु के बाद यह बेल्जियम का उपनिवेश बन गया। नेक्स्ट है फ्रांस के अफ्रीका में उपनिवेश। फ्रांस ने अफ्रीका के उत्तरी क्षेत्रों को अपने उपनिवेश के रूप में चुना, जिसकी उसे बर्लिन सम्मेलन में अनुमति मिल गई थी। पहला है अल्जीरिया। फ्रांस ने सर्वप्रथम अल्जीरिया में अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू किया। 1830 ईस्वी में सर्वप्रथम यहाँ फ्रांसीसी आए, परंतु मरुस्थलीय क्षेत्र होने व स्थानीय लोगों के विद्रोह के कारण अल्जीरिया के कुछ ही क्षेत्र पर अधिकार हो पाया। बेल्जियम के सम्राट लियोपोल्ड द्वितीय की सफलताओं से आतंकित होकर फ्रांस ने 1882 ईस्वी में सैनिक शक्ति का प्रयोग करके समस्त अल्जीरिया पर अधिकार स्थापित कर लिया। यह उत्तरी अफ्रीका का क्षेत्र था। नेक्स्ट है ट्यूनिस। यह अफ्रीका का क्षेत्र जो अल्जीरिया के पूर्व में स्थित था। इस पर टर्की की नाममात्र प्रभुसत्ता स्थापित की, परंतु वास्तव में यह स्वतंत्र था। यूरोप में इटली के लोग यहाँ पर रहते थे क्योंकि यह इटली के नज़दीक था। ट्यूनिस के शासकों ने फ्रांस, इंग्लैंड और इटली से काफ़ी धन ऋण के रूप में लिया था। 1869 ईस्वी में ट्यूनिस की वित्त व्यवस्था में सुधार तथा उसके ऋण चुकाने के उद्देश्य से इन तीनों शक्तियों ने एक कमीशन नियुक्त किया। इस समय से ही फ्रांस की रुचि ट्यूनिस में बढ़ गई थी। ट्यूनिस के उपद्रवी कबीले सीमा पार करके अक्सर फ्रांसीसी उपनिवेश अल्जीरिया में गड़बड़ करते रहते थे। फ्रांसीसी राजनीतिक समाचार पत्र ट्यूनिस को फ्रांसीसी उपनिवेश बनाने का प्रचार करने लगे। फ्रांस की इस अभिलाषा को इटली अपने हितों के विरुद्ध समझता था, क्योंकि इसने भी ट्यूनिस को कर्ज दे रखा था। भौगोलिक दृष्टि से ट्यूनिस इटली के नज़दीक था। इटली के देशभक्त ट्यूनिस को अपना उपनिवेश बनाना चाहते थे। बिस्मार्क ने 1879 ईस्वी में इटली के विरुद्ध फ्रांस का समर्थन किया था। मई 1881 में जब ट्यूनिस के कबीलों ने अल्जीरिया में गड़बड़ की तो फ्रांस ने तुरंत सेना भेजकर ट्यूनिस के शासक को पराजित कर दिया। बारडो की संधि द्वारा इसे अपनी रक्षा में ले लिया। ड्यूक दिगाजे ने कहा था कि ट्यूनिस अफ्रीका का प्रवेश द्वार है, वहाँ पर अन्य किसी यूरोपीय राज्य की शक्ति के स्थापित हो जाने से अल्जीरिया की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो जाएगा। नेक्स्ट है पश्चिमी अफ्रीका में फ्रांसीसी उपनिवेश। डी.के. फील्डहाउस के कथनानुसार पश्चिमी अफ्रीका में यूरोपीय शक्तियों के हित वित्तीय होने की अपेक्षा धार्मिक एवं भौगोलिक थे। ये प्रदेश समुद्र के निकट थे और अधिकांश यूरोपीय ईसाई प्रचारक एवं व्यापारी यहाँ के निवासी बन गए थे। फ्रांस और इंग्लैंड ने पश्चिमी अफ्रीका के स्थानीय सरदारों के साथ अनेक संधियाँ की। 1882 ईस्वी तक फ्रांस ने सहारा रेगिस्तान के बहुत बड़े भाग पर अपना उपनिवेश स्थापित कर लिया। इसके अतिरिक्त फ्रांसीसियों ने सेनेगल, गैम्बिया का दक्षिणी भाग और फ्रांसीसी कांगो पर भी अधिकार प्राप्त किया। नेक्स्ट पॉइंट है मेडागास्कर। यह अफ्रीका के दक्षिण पूर्व में स्थित था। फ्रांस इसमें भी रुचि रख रहा था। यहाँ होवा कबीले की रानी का शासन था, जिससे लोग खुश नहीं थे। 1885 में फ्रांस ने मेडागास्कर की रानी को पराजित करके इसे अपनी सुरक्षा में ले लिया। 1896 में रानी की मृत्यु के बाद मेडागास्कर पूर्णतः फ्रांस के अधिकार में आ गया। जोसेफ गैलिनी को वहाँ का पहला फ्रांसीसी गवर्नर नियुक्त किया। नेक्स्ट है पूर्वी अफ्रीका में फ्रांसीसी उपनिवेश। उत्तरी व पश्चिमी अफ्रीका में बहुत से उपनिवेश प्राप्त करने के बाद फ्रांस ने पूर्वी अफ्रीका की ओर अपने कदम बढ़ाए। इस समय तक इंग्लैंड ने उत्तरी तथा पूर्वी अफ्रीका के अधिकांश भाग पर अपना अधिकार कर लिया था और उसने फ्रांसीसियों को पूर्वी भाग की ओर बढ़ने से रोकने का निश्चय किया। इसके परिणाम स्वरूप 1898 ईस्वी में फासोडा में मार्चेंट के अधीन फ्रांसीसी सेना तथा किचनर के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना एक दूसरे के आमने सामने हो गई। लेकिन फ्रांस के विदेश मंत्री डेलकासे ने, जो किसी भी कीमत पर इंग्लैंड के साथ युद्ध नहीं करना चाहता था, इसने अपनी सेना को पीछे हटा लिया। इस प्रकार संकट टल गया और 1899 में डेलकासे ने इंग्लैंड के साथ एक समझौता किया, जिसके अनुसार अफ्रीका में दोनों देशों के प्रभाव क्षेत्र निश्चित कर दिए गए। नेक्स्ट है मोरक्को। अफ्रीका के उत्तर पश्चिम में स्थित मोरक्को टर्की की नाममात्र की प्रभुसत्ता के अधीन था, परंतु व्यवहारिक रूप से वह स्वतंत्र था। 19वीं सदी में मोरक्को में अव्यवस्था फैल गई। तत्कालीन सुल्तान वहाँ व्यवस्था स्थापित करने में असफल रहा। ऐसी परिस्थिति में फ्रांस, इंग्लैंड, स्पेन, इटली, जर्मनी ने अपने आर्थिक और राजनीतिक हितों के लिए मोरक्को में रुचि लेनी आरंभ कर दी। 1904 ईस्वी तक फ्रांस ने इटली, इंग्लैंड और स्पेन का समर्थन प्राप्त कर लिया था। इसके बाद उसने मोरक्को में अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया, परंतु उसे जर्मनी के विरोध का सामना करना पड़ा। 1900 ईस्वी में फ्रांस ने इटली से समझौता किया, जिसके अनुसार इटली ने मोरक्को में फ्रांस के हितों का समर्थन किया। बदले में इटली को ट्रिपोली पर अधिकार करने की स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई। 1904 में फ्रांस ने इंग्लैंड से समझौता किया।
इंग्लैंड ने मोरक्को में फ्रांस के अधिकारों को मान्यता दे दी। बदले में फ्रांस ने मिस्र में इंग्लैंड के हितों को स्वीकार कर लिया। 1904 में ही फ्रांस और स्पेन के बीच संधि हुई, जिसके अनुसार दोनों ने मोरक्को में अपने अधिकारों को बांट लिया। इटली, इंग्लैंड, स्पेन के साथ समझौता हो जाने के बाद फ्रांस ने मोरक्को के सुल्तान को प्रशासन में सुधार करने का आदेश दिया और इस कार्य में उसकी सहायता करने का आश्वासन भी दिया। इसके अतिरिक्त एक फ्रांस का सुधार दल भी मोरक्को चला गया, जिसका जर्मनी ने विरोध किया। 1905 ईस्वी में जर्मन सम्राट ने टैंजियर यात्रा के समय ये कहा कि मोरक्को में जर्मनी के हित बढ़ते जा रहे हैं। मोरक्को सम्राट ऐसी नीति अपनाए जिससे सभी देशों को व्यापार बढ़ाने का समान अवसर प्राप्त हो, जिससे मोरक्को में संकट उत्पन्न हो गया। जर्मनी ने इस संकट से निपटने के लिए 1906 ईस्वी में अल्जेसिरास में एक सम्मेलन बुलाया, जिसमें 12 देशों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में मोरक्को को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया गया। फिर भी मोरक्को में जर्मनी और फ्रांस के झगड़े चलते रहे। 1911 ईस्वी में मोरक्को संकट फिर से उत्पन्न हो गया, लेकिन दोनों में समझौता हुआ। जर्मनी ने मोरक्को पर फ्रांस का संरक्षण स्वीकार कर लिया। फ्रांस ने फ्रांसीसी कांगो का बड़ा भाग जर्मनी को दे दिया। तो स्टूडेंट्स, ये थे बेल्जियम और फ्रांस के अफ्रीका में उपनिवेश, जो BA 6 सेम के लिए उपयोगी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। थैंक यू।